की। ये स्टोरीज हमें भेजी है रचना वर्मा जी ने। आइए अब सुनते हैं इन कहानियों को। कहानी चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं एक सच से जुड़ी होती है। यह कहानी भी आपके लिए अंधे की जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसमें छिपी सच्चाई भी नजर आएगी। क्या होता है उन आत्माओं के साथ जो किसी दुर्घटना का शिकार हुई हों? कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी भी। आइए मैं आपको सुनाता हूं एक किस्सा अपने ही शब्दों में। ज्यादा समय नहीं हुआ है, घड़ी में लगभग 8 बजे हैं, फिर भी ये सड़क इतनी खाली क्यों है? सड़क पर राजीव ने बाइक चलाते हुए अपने दोस्त विशाल से पूछा, मुझे क्या पता, मैं क्या इस सड़क से रोज आता हूँ? तूने ही कहा था शॉर्टकट ले ले। इस शॉर्टकट के चक्कर में तो मुझे लगता है हम दोनों रूबी की शादी में आज नहीं बल्कि बारात वापस लौट जाने के बाद पहुंचेंगे। विशाल ने राजीव पर गुस्सा होते हुए कहा, अरे यार गुस्सा क्यों हो रहा है? गूगल मैप में तूने भी देखा था और कहा था कि ठीक है, शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे। अब इस सुनसान सड़क पर नेटवर्क गुल हो जाएगा। ना तुझे पता था ना ही मुझे। अब शांत हो जा भाई, गुस्सा करने से रास्ता नहीं मिल जाएगा। हाँ ठीक कह रहा है, लेकिन अब बता तो सही, जाना किधर है? विशाल ने बाइक को रोकते हुए कहा। दोनों अंधेरी रात में बाइक की हेडलाइट की रोशनी में रास्ते को देखकर हैरान हो गए। ये कैसा रास्ता है? मैंने चौराहे देखे हैं, तिराहे देखे हैं, पर यह रास्ता तो 6 अलग अलग दिशा में जा रहा है। ऐसा कैसे? मैप पे तो ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया था। राजीव ने परेशान होते हुए कहा, किधर जाएं, क्या करें? दोनों में से किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था कि वे किसी से सहायता ले सके। दूर दूर तक कोई घर, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। समय के साथ साथ उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। 6 रास्ते में से एक सही रास्ते को समझ पाना एक पहेली हो गई थी। ऐसे तो हम सारी रात यहीं रह जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, एक रास्ता चुनते हैं, रास्ते से कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे ना। राजीव ने विशाल से कहा और फिर उन्होंने अपनी बाइक एक रास्ते की तरफ मोड़ दी। दोनों उस रास्ते पर लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़े थे। तभी विशाल ने अचानक बाइक को रोक दिया। सामने का दृश्य अत्यंत भयावह था। पूरी सड़क पर खून फैला हुआ था। सड़क के साथ के पेड़ पर कुल्हाड़ी के हमले के निशान थे, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। एकदम सन्नाटा। मगर ये सब ऐसे था जैसे सब कुछ बस कुछ समय पहले ही हुआ हो। राजीव और विशाल के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे। विशाल, यह जगह और रास्ता दोनों ही ठीक नहीं है, हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। हाँ यार ठीक कहा तूने, पता नहीं आज कैसे फंस रहे हैं। और विशाल ने बाइक स्टार्ट करके पीछे मोड़ ली। जल्दी ही दोनों वहीं पहुंच गए जहां रास्ते 6 दिशा में जाते थे। एक रास्ता जिधर से वो आए थे, दूसरा रास्ता जिससे वो अभी लौटे थे, किसी अनजान खतरे से बचकर। लेकिन अभी 4 रास्ते थे जिनमें से किसी एक को उन्हें चुनना है। दोनों ने फिर से एक रास्ता चुना। लगातार चलने के बाद ठीक 2 किलोमीटर के बाद विशाल ने फिर से अपनी बाइक रोक दी। सामने देखकर राजीव घबराहट से बोला, ओह शिट, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? क्या हम दोबारा उसी रास्ते पर आ गए? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो दूसरे रास्ते से आए हैं ना। फिर से वहीं कैसे? और यह फैला हुआ खून और ये पेड़ के निशान। अभी तो यार हम जस्ट यहीं से लौट के गए थे। विशाल ने घबराहट से पसीना पोंछते हुए कहा, प्लीज यार बाइक घुमा, शायद दूसरा रास्ता भी इसी में मिल गया है। राजीव ने विशाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। विशाल बाइक मोड़कर एक बार फिर से वहीं ले आया जहां पर वो 6 रास्तों वाला मोड़ था। उन्होंने चौथे रास्ते पर अपनी बाइक मोड़ दी। ठीक 2 किलोमीटर बाद एक बार फिर से वही नजारा। अब 2 रास्ते और थे और वहीं पर खड़े रहने से अच्छा था कि क्यों ना उन दोनों रास्तों को देखा जाए। इसीलिए 5वें रास्ते पर वो दोनों मुड़ गए। लेकिन डर का आलम ये था कि 5वें रास्ते पर भी
यही सब कुछ दिखा उन्हें, और वो दोनों लौटकर एक बार फिर से खुद को उसी जगह पर पाते हैं। अब आखिरी रास्ता बचा था। विशाल और राजीव थके भी थे और डरे हुए भी। विशाल ने कहा, राजीव यार फोन चेक कर, नेटवर्क आया कि नहीं। राजीव ने फोन देखा तो नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। समय रात के 1 बज रहे थे। विशाल ने अपना सर पकड़कर रुआंसी सी आवाज में बोला, हम फंस गए हैं यार, आखिरी रात है ये हमारी। प्लीज यार ऐसे हिम्मत मत हार, ये रात आखिरी नहीं होगी, हम जल्दी ही इस जंगल से बाहर होंगे। वैसे भी अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है। बुरा नहीं हुआ? और क्या बुरा चाहिए भाई तुझे? हम पिछले 5 घंटे से इस जंगल में फंसे हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्तों से मंजिल एक ही है, खून से लथपथ सड़क और कुल्हाड़ी से किसी के हत्या के निशान उस पेड़ के ऊपर। विशाल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। राजीव खुद भी बहुत डरा हुआ था, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, देख यार, रुकना भी खतरे से खाली नहीं है, बेहतर है कि आखिरी रास्ते पर चले और फिर कहीं भी ना रुके। ठीक है, तुम चलाओ, मैं अब थक गया हूँ। विशाल ने चाबी राजीव को दी और पीछे बैठ गया। अब और कोई रास्ता नहीं था तो राजीव ने बाइक आखिरी छठे रास्ते पर घुमा दी। राजीव बहुत डरा हुआ था और साथ में विशाल भी। दोनों ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी वो उस जंगल से बाहर आ जाएं। लेकिन होता वही रहा जो होना था। जल्दी ही दोनों फिर से वहीं पर पहुंच गए। बाइक चल रही थी, सामने सड़क पर फैला हुआ खून अब भी दिखाई दे रहा था। विशाल ने कहा, राजीव बाइक मत रोकना। मैं कहाँ रोक रहा हूँ, हम दोनों निकल जाएंगे, तू फिक्र मत कर, राजीव ने कहा। लेकिन जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुंचे जहाँ सड़क पर खून फैला हुआ था और कुल्हाड़ी के निशान थे, उसी जगह पर आकर बाइक रुक गई। क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दी? मैंने नहीं रोकी यार, खुद से रुकी है, राजीव ने कहा। दिसंबर की ठंडी रात में भी दोनों के माथे पर पसीना आ गया था। राजीव ने कई बार कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। रात के अब 2 बज चुके थे। सर्दी इतनी थी कि कोई भी जम जाए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आई, विशाल। विशाल ने चौंक कर पीछे देखा, कोई भी नहीं था। राजीव, तुमने कुछ सुना? विशाल ने पूछा। नहीं, क्या हुआ? राजीव ने कहा। फिर से वही आवाज आई, विशाल। विशाल ने चारों तरफ देखा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। राजीव, तुमने सुनी आवाज? यहाँ इतना सन्नाटा पसरा है कि अगर पत्ता भी हिले तो सुनाई दे। तू किस आवाज की बात कर रहा है यार? वैसे ही डर से दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऊपर से तू ना जाने क्या कह रहा है। एक बार फिर से वही आवाज, विशाल, विशाल, विशाल। इस बार ये आवाज दूर से धीरे धीरे विशाल के पास आती जा रही थी। विशाल ने राजीव की तरफ देखा और वह डरा हुआ था, लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसने कोई आवाज सुनी है। विशाल ने अपने जेब से फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की और उस दिशा में देखने लगा जिधर से आवाज आती हुई महसूस हो रही थी। आवाज और तेजी से पास आ रही थी लेकिन नजर में कोई भी नहीं था। इससे डरावना आखिर क्या होगा? विशाल राजीव की तरफ मुड़ा और ये देखकर हैरान हो गया कि राजीव वहां था ही नहीं। पीछे से अचानक से विशाल के कंधे पर किसी का हाथ आ गया और आवाज आई, विशाल, भूल गए मुझे? विशाल ने पीछे पलट कर देखा तो उसका खून मानो वहीं जम गया। पीछे हवा में तैरती हुई एक परछाई खड़ी थी और फोन की रोशनी उसे पार करके नीचे जमीन पर पड़ रही थी जिस पर खून के निशान थे। विशाल डर से कांप रहा था। राजीव भी गायब था।
विशाल ने कहा, ये आत्मा राजीव को ले गई है, अब मेरी बारी है। तभी उसने हवा में तैरती हुई आत्मा के चेहरे की ओर देखा और चौंक कर बोला, तुम? हाँ, मैं। क्या मैं याद हूं तुम्हें? पल भर में विशाल के चेहरे से सारा डर गायब हो गया। रूही? उसने कहा, हाँ, मैं रूही। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी ऐसे? तुम आखिर मरी कैसे? आज पूरे 4 साल हो गए हैं उस दिन को, मगर तुम मंदिर क्यों नहीं आई? मैंने रात तक तुम्हारा इंतजार किया था, बस रात भर। मैं पिछले 4 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम आई क्यों नहीं? और तुम यहाँ इस हाल में कैसे? एक गरीब और छोटी कास्ट की लड़की को हक नहीं था कि वो किसी से प्यार करे और उसके साथ घर बसाए। क्या हुआ, कैसे हुआ, प्लीज बताओ रूही। उसी रात मैं तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन घर में ताला लगा था। वहां ना तुम थी और ना ही तुम्हारी छोटी बहन। मैं उस दिन अपनी बहन के साथ वही साड़ी पहनकर निकली थी जो तुमने मुझे शादी में पहनने के लिए दी थी। हम थोड़ी दूर ही आए थे कि एक कार हमारे सामने आके रुक गई। कार में तुम्हारी बहन बैठी थी और उसने कहा, भाभी, भैया ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। मैं और जूही कार में बैठे। तुम्हारी बहन ने हम दोनों को जूस दिया और हम उसे पीकर सो गए। जब आंखें खुली तो शाम हो गई थी और हम दोनों इस वीरान जंगल में थे। तुम्हारी बहन हमारे पास नहीं थी, तो तुम दोनों को यहाँ पर कौन लाया? तुम्हारे पापा। रूही, जो अब तक प्यार से सब कुछ कह रही थी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में हैवान है। उनके साथ 5 आदमी थे। मैंने उन सबके सामने हाथ पैर जोड़े, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। तुम्हारे पिता और उन 5 ने हमें पूरी रात जानवरों की तरह पीटा और उसके बाद हमें उसी पेड़ के पास कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े कर हमें यहीं पर दफना दिया और यहीं खत्म कर दी हमारी जिंदगी की कहानी। वो आत्मा अब रो रही थी। विशाल ने उसे देखा, अब उसकी वो परछाई धीरे धीरे साफ दिख रही थी। विशाल ने देखा, उसने वही लाल साड़ी पहन रखी थी जो विशाल ने उसे शादी के लिए दी थी। विशाल सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने 2 मासूम लड़कियों की हत्या की थी, और वो भी इसलिए क्योंकि विशाल उससे शादी करने वाला था। वो गरीब थी और छोटी कास्ट की थी, बस इसीलिए। लेकिन रूही बहुत ही अच्छी लड़की थी। ऑफिस में दोनों साथ काम करते थे। उसे क्या पता था कि उसका प्यार 2 मासूम लोगों की जान ले लेगा। विशाल को अपने पिता से नफरत हो गई, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। उसने रूही से हाथ जोड़कर कहा, एक कार एक्सीडेंट में मेरे पापा और बहन दोनों गुजर गए। अब तो मैं तुम्हें न्याय भी नहीं दिला सकता। वो कोई हादसा नहीं था, उनकी जान मैंने ही ली थी। रूही ने गुस्से से कहा, फिर तुम अब क्या चाहती हो? तुम्हें चाहती हूं मैं। रूही ने प्यार से विशाल की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन राजीव को जाने दो। इन सब में राजीव का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रूही ने कहा। विशाल ने पीछे देखा तो राजीव बेहोश पड़ा था। रूही अचानक से ऐसी दिखने लगी मानो जिंदा हो। राजीव होश में आ गया। वह रूही को अच्छे से जानता था। रूही विशाल के करीब आई और उसको गले लगा के धीरे धीरे विशाल के अंदर समा गई। थोड़ी देर में विशाल सड़क पर लेटा पड़ा था। राजीव ने विशाल को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो जा चुका था। वो जा चुका था अपनी रूही के साथ दूसरी दुनिया में, जहां पर शायद अब वो दोनों साथ में रह पाएंगे। राजीव ने ऊपर आसमान में देखा। वे दोनों जिन्हें जीते जी एक नहीं होने दिया गया, वो दोनों जमीन से 4 फीट ऊपर एक दूसरे को
गले लगाए हुए दूर जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। कुछ लोगों ने राजीव को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। राजीव को पता था कि उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो चुप ही रहा। कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में ही रखा गया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। सच क्या था यह बस राजीव ही जानता था, लेकिन उसे सिर्फ चुप रहना ही बेहतर लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। लोग अपनी तरह तरह की कहानियां आपको अक्सर बताते रहते हैं। अच्छी कहानियां, बुरी कहानियां, हंसी की कहानियां, मजेदार कहानियां, और उसके बाद आती हैं डरावनी कहानियां। कुछ ऐसी कहानियां जो एक पल में आपकी रूह को कपा के रख दे, और कुछ ऐसी भी जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड हो। ऐसी घटनाएं जिनके बारे में आपने सोचा ही ना हो। मेरे साथ ऐसी ही एक घटना घटी थी। वही घटना बिल्कुल वैसे ही बताता हूं जैसे मेरे साथ घटी थी। संडे, पूरे हफ्ते के बाद यही एक दिन था जब घर पर सुकून से बैठकर मैं अपने बारे में और बीते हुए दिनों के बारे में सोच सकता हूँ। घर में अकेला हूँ, खुद से ही बैठा बातें करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त रिश्तेदार नहीं है, सब हैं, बस मैं इस शहर में अकेला हूँ। मुंबई, सपनों का शहर। मेरी तो छोटी बहनें हैं, एक भाई है, पापा हैं, मम्मी है, और सबकी अपनी अपनी परेशानी है। मैं वो हूँ जिसने अगर जिंदगी से कुछ पाया है तो बस जिम्मेदारी है। क्या करूँ, घर का बड़ा बेटा हूं ना, मेरे अपने कोई सपने नहीं है, या जिंदगी ने कभी इतना वक्त ही नहीं दिया कि मैं खुद के लिए कुछ सोच सकूं। एक बहन शिखा टीचर बनना चाहती है, एमए कर रही है। उससे छोटी शालिनी, उसे ड्राइंग का शौक है, बीएफए कर रही है। छोटा भाई अनुराग हाल ही में इंटर की परीक्षा पास किया है। नाम अनुराग है और उसे पढ़ने का कोई अनुराग नहीं। आगे क्या करना है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात है, उसे फिक्र बहुत रहती है मेरी। एक वही है जो हर शाम मुझे फोन करता है, दिन भर की कहानी सुनाता है और कहता है, भैया आप तो शहर में रहते हो, दिन भर कितना कुछ होता होगा, पर आपकी बातें कितनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। हर दिन घंटे भर बस मैं बोलता हूँ और आप सिर्फ सुनते हैं, हंसते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। भैया आप मेरी कॉल से परेशान तो नहीं होते? मैंने हंसकर उसे डांटा, पगले, तेरी बातें मेरे दिन भर की थकान मिटा देती हैं। मैं फ्रेश हो जाता हूँ तेरी बातें सुनकर, अगले दिन की भागदौड़ के लिए। वो अक्सर मेरे लिए उदास हो जाता है। प्यार तो मुझसे शायद सब करते हैं, लेकिन अनुराग उस प्यार को दिखा पाता है, बाकी सब नहीं। पापा बहुत कमजोर हैं और अक्सर बीमार रहते हैं। मम्मी का सारा वक्त पापा की देखभाल और घर के काम में निकल जाता है, इसीलिए शायद मुझे वक्त नहीं दे पाती। जब अनुराग से बात होती है तब कभी कभार फोन लेकर मुझसे बात कर लेती हैं। शिखा और शालिनी भी हफ्ते में 1 या 2 बार बात कर लेती हैं। पढ़ाई की वजह से कम ही बात होती है। मैं भी उनकी पढ़ाई के दौरान उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जिम्मेदारी की वजह से जो कुछ मुझे नहीं मिला, मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई बहन को उनका अभाव हो, इसीलिए अक्सर ओवर टाइम भी करता हूँ। कल ही मम्मी का फोन आया था और उन्होंने कहा, शिखा बड़ी हो गई है, पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर लेगी, कोई अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर देते हैं। मैं रिश्ता देख रही हूँ, तुम शादी के खर्च का इंतजाम कर लो। मैंने मम्मी से पूछा, क्या शिखा शादी के लिए तैयार है? उन्होंने कहा, तैयार क्या होना है बेटा, मैं बात कर लूंगी। उसके बाद शालिनी की भी शादी करनी है। शिखा की मर्जी देखें या फिर वक्त की जरूरत, दोनों की शादी के बाद ही तेरे और अनुराग के बारे में कुछ सोच पाऊंगी। इतना कहकर मम्मी ने फोन रख दिया। आज संडे है, ऑफिस जाना नहीं है, तो बेड पर पड़ा पड़ा यही सब सोचे जा रहा हूँ। घड़ी देखी तो 10 बज रहे हैं। उफ, इतनी देर हो गई यार, जाने कि उस संडे को आंख ही नहीं खुल पाती। कितनी देर हो गई है, मैंने खुद से कहा। फिर उठकर घर की साफ सफाई करी,
नहाया धोया और 11 बज गए। पैसे बचाने के लिए अपने सारे काम खुद ही करता हूँ। पड़ोस में आंटी हैं जो कि कहती हैं, बेटा इतना कमाता है फिर भी सारे काम खुद ही करता है, मुझसे करा ले, ज्यादा पैसे थोड़ी ना लूंगी। मैं हर बार हंसकर कह देता हूँ, आंटी मुझे मेरे काम करना खुद ही पसंद है, आप कभी मेरे हाथ का खाना खाकर देखो, तारीफ करोगी। आंटी ने कहा, रहने दे बेटा, ये सब तो तेरे बहाने हैं। वैसे सच ही कहती हैं, है तो सब मेरे बहाने, पर क्या करूं, लोगों के कहने से मेरी जिम्मेदारी और परेशानी दोनों में से कुछ भी कम नहीं होगा, इसीलिए कभी किसी से कुछ कहा नहीं। काफी देर हो गई है, मैंने सोचा क्या बनाऊं, जाकर कुछ हल्का खा लेता हूं। फिर सोचा फालतू एक्स्ट्रा खर्च होगा, घर पर ही बना लूंगा। फालतू खर्च ना हो, बस इसीलिए मैं किसी से ज्यादा दोस्ती भी नहीं रखता। लेकिन आज दिल किया कि आज का दिन खुद के लिए जीऊं। इसी ख्याल के साथ उठा और अलमारी खोल के उसमें से अपनी एक ब्लू शर्ट निकाली। ये ब्लू शर्ट मुझे मेरे बॉस ने मेरे जन्मदिन पर दी थी। शायद ये शर्ट मेरी जिंदगी का पहला गिफ्ट है। आज पहली बार मैंने इसे पहना। पहली बार आईने में खुद को देखकर सोचा, क्या ये मैं हूँ? आज से पहले कभी भी मैंने खुद को इतने ध्यान से नहीं देखा था। मैं अच्छा दिख रहा था। फिर मैंने चाबी उठाई, स्कूटी बाहर निकाली, रूम लॉक किया और निकल गया। मैं बस यूं ही कुछ देर तक सड़क पर चलते रहा। 12 बज गए थे और भूख लगने लगी थी। स्कूटी एक रेस्टोरेंट के सामने लगाई और अंदर जाकर खाना ऑर्डर किया। सामने लगे टीवी में न्यूज चल रही थी। कोई लड़की लगभग 1 महीने से लापता थी, लेकिन जिन लोगों ने उस लड़की का जिक्र किया, धीरे धीरे करके वो सब भी गायब हो गए। खबर काफी अजीब थी, लेकिन तभी मेरा ऑर्डर आ गया और किसी ने चैनल भी चेंज कर दिया और पुराने गाने चलने लगे। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। मेरा खाना खत्म हुआ, बिल पे करके मैं बाहर आ गया। घड़ी में देखा तो 2 बज गए थे। मैंने सोचा घर जाकर करना ही क्या है, आज कहीं घूम ही लेता हूँ। मुंबई के बीच के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी दिल नहीं किया कि घूम के आऊं। आज मुंबई में आए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। मैंने स्कूटी स्टार्ट की और बीच की तरफ चल दिया। बीच से पहले ही एक छोटे से टी स्टॉल पर मैंने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी, कॉफी ली और बैठकर बीच पर टहलते हुए लोगों को देखने लगा। कॉफी खत्म करके टी स्टॉल के लड़के से कहा, मेरी स्कूटी का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उस लड़के ने शायद ही मेरी बात पर ध्यान दिया होगा, बस हाँ में सर हिला दिया। मैंने भी इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और बीच की तरफ बढ़ चला। मैं धीरे धीरे बीच पर टहलने लगा। मैं लगभग 1 अरसे के बाद आज अपने आप से मिल रहा था, जैसे आज का दिन ही कुछ अलग था। आसमान में रंग बदलते बादल, काले, भूरे, सफेद, और उन बादलों से झांकती हुई रोशनी, एक मनमोहक सा नजारा था। आसमान रंग बदलते बदलते धीरे धीरे स्याह हो गया था। लोग अब अपने घर की तरफ जाने लगे थे। मैं चलते हुए एक किनारे पर जाकर बैठ गया और फिर लेटकर आसमान की तरफ देखने लगा। हल्का उजाला था, मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। मुझे नींद सी आ गई और तभी मैंने सुनी एक हल्की सी आवाज, एक ऐसी आहट जो कि मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। आंखें खोली तो देखा कि आसपास कोई भी नहीं था। फिर से आंखें बंद करी और अपनी दुनिया में खो गया। मन में एक बार फिर से उस गाने की लाइन आ गई, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली और देखा एक खूबसूरत सी लड़की मुझे देख रही थी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने फिर से उसी को देखा और अब भी वो मुझे ही देख रही थी। वो मेरे थोड़ा सा पास आई और बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बिना रुके मैंने भी कहा, हाँ क्यों नहीं। वो मेरे पास आकर बैठ गई और तभी मेरा फोन बज गया। अनुराग की कॉल थी। फोन की रोशनी में मैंने उसकी आंखें देखी, बिल्कुल नीली आंखें। ऐसी आंखें मैंने सच में कभी नहीं देखी थी। सामने जो समुद्र लहरा रहा था,
उससे भी नीली। कह नहीं सकता था कि उसकी आंखें ज्यादा गहरी हैं या फिर वो समुद्र। मैं उसे बिना पल के झपकाए देखता रहा। फोन लगातार चिल्लाता रहा, पर मैं उसके चेहरे से अपनी आंखें हटा ही नहीं पाया। फोन बंद हुआ और उसने धीरे से कहा, मेरा नाम निधि है, आपका नाम क्या है? निधि? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना था। उसने फिर से पूछा, आपका नाम क्या है? उसकी नीली आंखों में ऐसा खो गया था मैं कि मुझे मेरा नाम ही याद नहीं रहा। मैं हकलाते हुए बोला, मेरा नाम आकाश है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पता है, निधि का मतलब समुद्र होता है और तुम हो आकाश। सामने देखो, होराइजन पर आकाश और समुद्र कैसे एक हो गए हैं। उसकी आवाज मानो किसी झरने की तरह बिल्कुल मीठी थी। दिल कर रहा था कि वो बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। तभी टी स्टॉल वाले लड़के ने मुझे आवाज दी, भैया मैं घर जा रहा हूं, आप अपनी स्कूटी हटा लो। मैं चलने के लिए खड़ा हुआ तो निधि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं कल तुम्हारा इसी जगह पर इंतजार करूंगी, यहीं पर आओगे ना? वो अजनबी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूं। मैं उसे ना नहीं कर पाया और ये कहकर वहां से चला गया, हाँ मैं कल इसी वक्त पर जरूर आऊंगा। फिर मैंने अपनी स्कूटी ली और घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन निधि की वो नीली आंखें मेरे दिल में उतर गई थी। मैं घर पहुंचा और बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैं बस निधि के बारे में सोचता रहा। मैं चाहता था कि जल्दी से ये रात गुजर जाए, दिन हो और मैं फिर से निधि से मिलने जाऊं। किसी तरह रात गुजरी और सुबह हो गई। मुझे ऑफिस जाना था, मगर मेरा दिल नहीं किया कि मैं ऑफिस जाऊं। मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली और अब शाम होने का इंतजार था। बार बार मैं घड़ी देखता रहा। जैसे ही 4 बजे मैं तैयार हुआ, उसी ब्लू शर्ट को पहनकर घर लॉक किया और उस बीच की तरफ चल दिया। बीच पर ठीक उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां पे निधि मिली थी। काफी देर तक वहीं बैठा रहा और फिर इंतजार करते करते लेट गया मानो। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करी, तभी निधि की आवाज आई, आकाश। मैं उठकर बैठ गया तो देखा वो सामने समुद्र की लहरों में खड़ी हुई मुझे बुला रही थी। मैं खड़ा हुआ और सामने समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। मैं मानो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया था और उसके पीछे के समुद्र के अंदर जाए जा रहा था। पानी धीरे धीरे मेरे कंधे तक आ गया था, लेकिन वो अब भी पानी के ऊपर ही चल रही थी। वो मेरी तरफ पलटी और बोली, आज आकाश और निधि एक हो जाएंगे। पानी धीरे धीरे मेरी आंखों के पास तक आ गया, लेकिन निधि अब भी पानी के ऊपर चल रही थी। मैं समुद्र के बहुत अंदर था और धीरे धीरे मेरी सांसें रुक गई। अचानक से आंखें खोल के देखा तो अनुराग मेरा भाई हाथ पकड़े बैठा था। मेरी आंखें खोलते ही वो खुशी से रो पड़ा। मैं था अस्पताल के आईसीयू में। फिर अनुराग ने कहा, भैया आप आत्महत्या क्यों कर रहे थे? मैं आपको यह नहीं करने दूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा, यहीं पर आपके साथ काम करूंगा। मुझे पैसा नहीं, आप चाहिए भैया। 1 हफ्ते बाद आपने आज आंख खोली है। उसकी ये सारी बातें सुनकर मैं बिल्कुल सुन्न सा हो गया और धीरे धीरे सब कुछ मुझे याद आया। और फिर समझ आया, वो नीली आंखों वाली लड़की नहीं थी, लेकिन कोई और थी। घटना बहुत ही अजीब है, सच में। खुद सोच के मैं ही हैरान हो जाता हूँ और कभी कभी डर जाता हूँ। जिसे भी बताई उसने बस यही कहा कि ये मेरा वहम था। लेकिन इतना तो अच्छे से जानता हूँ कि वो सब जो भी मैंने देखा और महसूस किया, वहम तो वो था नहीं, मैंने उसे देखा था। अब वो बात अलग है, शायद वो मेरे अलावा किसी और को ना दिखी हो। उसके बाद से सब कुछ ठीक है और आज तक सब कुछ ठीक ही है।